प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याय 5, जिसका नाम है मिठाई वाला और जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, इसमें एक आदमी की कहानी है जो पहले बहुत ही धनवान था, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। तो वह ना पहले बहुत ही अमीर था, धनवान था, उसका बिजनेस था, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था उसके पास में। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना की वजह से, बच्चों ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना ने वर्ल्ड में सब कुछ बदल दिया, सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, सारा काम रुक गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोरोना की बीमारी किस वजह से आई है और ये क्या है और इससे क्या क्या बदलाव आए हैं। तो वक्त का कुछ पता नहीं चलता, समय का, कि इंसान को कब उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। इसी तरह से इस मिठाई वाले के जीवन में भी बदलाव आया। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इसकी पत्नी थी, बिजनेस था, सब कुछ उसके पास में था और ये बहुत ही धनवान व्यक्ति था। लेकिन समय का कुछ ऐसा बदलाव आया, कुछ ऐसा आया कि इसका सब कुछ ख़त्म हो गया। इसकी पत्नी, इसके दोनों बच्चे, वो सब ख़त्म हो गए। तो यह आदमी इस स्टोरी में ये बताया है, इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि अपनी को ज़िंदा रखने के लिए किस तरह से ये आदमी अपने अपने व्यवसाय बदलता रहता है और किस तरह से अपने आप को इसने ज़िंदा रखा हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं यह कहानी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गली में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह आदमी इस तरह से आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है। वो इन बातों को जो है, बच्चों को बहलाने वाला, गाने वाला, इस तरह से गा गा के बच्चों को अपने पास बुलाता है कि बच्चे जो है सुनकर एकदम रुक ही नहीं सकते, वो एकदम उसके पास में भाग जाते हैं कि खिलौने वाला आ गया, मम्मी खिलौने दिलवा दो। ऐसे उसके गले से जो स्वर निकलता था, एकदम वो गा के ऐसा लगता था कि लोगों को मकान से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता था। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक जो है, चिक एक तरह का पर्दा होता है जो दरवाजे पर पर्दे की तरह से लटका होता है। उसमें लकड़ी की डंडियाँ लगी हुई होती हैं, ताकि क्योंकि वो फोल्ड नहीं हो सकता, उसको एकदम से नीचे से उठाएंगे तो ऐसे वो रोल होता हुआ ऊपर चला जाएगा, उसको बोलते हैं चिक। और छज्जा जो होता है, बालकनी को छज्जा बोलते हैं। तो सभी लड़कियां वहाँ से, सारे बच्चे आके अपने मकानों की छतों से वहाँ के झांकने लगते थे। गलियों और उन गलियों में आकर छोटे छोटे उद्यान मीन्स जो उनके लॉन होते हैं, बाग, जो बगीचे होते हैं, घर के सामने अगर छोटा सा लॉन होता है, इस तरह से उसमें खेलने वाले, इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। मिठाई वाले को, खिलौने बेचने वाले को घेर लेता था। यह आदमी कभी मिठाई वाला बन के आता था, कभी खिलौने वाला बन के आता था, कभी बांसुरी बजाने वाला बन के आता था। तो हर टाइम कुछ न कुछ उसको बेचने के लिए वह बच्चों के पास में आता रहता था। तब तक खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। पेटी मीन्स एक बॉक्स रखता था, उस बॉक्स के अंदर खिलौने रहते थे। तो सारे बच्चे जब चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे तो खिलौने वाला अपने जो उसका जो बॉक्स था जिसके अंदर खिलौने भरे हुए रहते थे, उनको खोल देता था कि बच्चों को जो भी पसंद होगा वह ले लेंगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे। पुलकित मीन्स खुश होना, एकदम प्रसन्न होना, खुश हो जाते थे देखकर। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, यानी कि कितने के हैं ये खिलौना, कितने का। मोल भाव मीन्स करना, प्राइस, इस खिलौने का प्राइस कितना है, इसका कितना है, ऐसे उससे पूछने लगते। इसका दाम कितना है, इसका कितना है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोलते थे, उनकी बोलनी, इसका कितना दाम है। इस तरह से खिलौने वाला बच्चों को देखकर और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार जो भी उनको अच्छे लगते थे वही खिलौने उनको दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह गान जो है गली के मकानों में चारों तरफ से गूंज उठता और लहराता हुआ पहुंचता। खिलौने वाला फिर ऐसे बेचता बेचता, गाते गाते, बेचता बेचता आगे चला जाता। राय विजय बहादुर के भी बच्चे इस दिन खिलौने लेकर आए थे। वे दो बच्चे जिनका नाम था राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। 2 बच्चे थे तो उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला कि मेरे वाला सबसे सुंदर है। मुन्नू बोला
कि देखो मेरा वाला सबसे सुंदर है। तो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि ये मेरा सबसे सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। राय बहादुर सिंह के जो बच्चे थे दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हैं? चुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी बोलने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया है, बस इतने में ही है, निश्चित है। ऐसे बोलते हैं बच्चे कि 2 पैसे में ये खिलौने वाला हमें दे के गया है। तो रोहिणी बच्चों की मम्मी का चुन्नू और मुन्नू की मम्मी का नाम क्या था? रोहिणी। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे देकर चला गया। एक जरा सी बात, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर उसने अपने मन में सोचना बंद कर दिया कि खिलौने वाला ऐसे खिलौने इतने अच्छे इतने सस्ते क्यों देकर चला गया। 6 महीने के बाद में खिलौने वाला दोबारा से वापस आया। 6 महीने के बाद क्या होता है, नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली जानते हो, बजाने वाला एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं बांसुरी। बांसुरी को मुरली बोलते हैं। कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह बहुत ही उस्ताद है। उस्ताद मीन्स एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता भी है और 2-2 पैसे में देता भी है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत तो लगती ही है। सब बोलते हैं कि 2-2 पैसे में मुरली को देकर चला जाता है, इतनी मेहनत लगती है, उसको क्या बचता होगा ऐसे में। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे आज तक देखा नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी ज़्यादा नहीं है, बस 30-32 साल का होगा। 30-32 यानी 30 या फिर 32 ईयर का होगा वह मुरली वाला, बस इतना ही है। और दुबला पतला गोरा सा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधा हुआ है। साफा जिसको बोलते हैं ये जो सर पे जो ये पगड़ी जो उन्होंने बांधी हुई है, ये बांधनी जिसको बोलते हैं, राजस्थान में मिलता है ये कपड़ा, बीकानेर, तो इसको बोलते हैं बीकानेरी साफा। जो साफा सिर पे बांधने वाली पगड़ी, उसने अपने सिर पे एक पगड़ी को पहना हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? उस आदमी ने पूछा कि कहीं ये वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचने के लिए आया था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या पहले खिलौने बेचता था वो? तो हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का, यानी कि जिस तरह के दुबला पतला इतनी सी उम्र का ये है, तो खिलौने बेचने वाला भी ऐसा ही था, यानी कि ये वही है, खिलौने बेचने वाला वही है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा दिन पर दिन होती रही। लोग उसके बारे में ऐसे ही बातें करने लगे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका जो है मधुर और मृदुल स्वर जो था वो अच्छा, जो उसका एकदम लोगों को मोहने वाला जो स्वर था वह ऐसे ही गूंजने लगा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह समाचार सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। स्मरण मीन्स याददाश्त, खिलौने वाले की उसको एकदम से याद आने लगी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। उसने रोहिणी ने बोला कि अच्छा मुरली वाले को बुलाओ तो एक बार मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या बात है, यह फिर इधर आए या ना आए, क्या पता बाद में इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए। मुझे लगता है कि चुन्नू मुन्नू भी शायद पार्क में खेलने के लिए चले गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी कि वो न्यूज़पेपर पढ़, विजय बाबू जो थे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह से लिए हुए वे दरवाजे पर आ गए। मुरली वाले से बोला, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उन्होंने पूछा कि ये जो बांसुरी आपके हाथ में है ये कैसे देते हो, मुझे बताओ। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की जो पजामी जो होती है ना, पजामी ढीली होती है तो वो नीचे को लटक गई। पजामी ढीली थी किसी बच्चे की। तो बच्चे जो है मुरली वाले की आवाज़ सुनकर इतनी उससे दौड़े, एकदम एक्साइटेड होकर ऐसे दौड़े कि किसी की टोपी जो पहने हुई थी वो नीचे गिर गई, किसी का शूज़ निकल गया, किसी की जो पजामे लूज़ थी, किसी की पजामी लूज थी तो वो नीचे लटक गई। इस तरह दौड़ते हुए हाँफते हुए बच्चों का झुंड वहाँ आ पहुँचा। एक स्वर में सब बोल पड़े कि मुझे भी मुरली ला दे, मुझे भी मुरली ला दे। मुरली वाला
हाँ एकदम से गदगद हो रहा, गदगद में एकदम खुश हो गया कि सारे बच्चे दो भाग दौड़ करके उसके पास में आए। तो सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको तो, जरा ठहरो तो, एक एक को देंगे, एक एक को देंगे, ऐसे बोलता है। मुरली वाला रुकता है, बोलता है कि सारे बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, एक एक को मुरली दूंगा, सबको दूंगा, अभी आप शांति बनाए रखो यहाँ, अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसने बोला कि मैं आराम से सबको मुरली दे के ही जाऊँगा, इतनी जल्दी कहीं नहीं जाऊँगा। बेचने आए हैं तो इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57, 57 मीन्स 57, कितनी मुरलियाँ थी उसके पास में? 57 मुरलियाँ थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? तो अब वो विजय बाबू को जवाब देते हैं। मुरली वाला कहता है कि हाँ बाबूजी, आपने पूछा था मेरे से कि कितने में दी है, कि वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से हैं ये मुरलियाँ, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। मुरली वाले ने बोला वैसे तो एक एक मुरली 3-3 पैसे की हैं, लेकिन मैं आप सबको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से एकदम मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराने से यानी कि विजय बाबू को लगा कि इतनी सस्ती मुरली क्यों दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन उनके दिमाग में एकदम से घूमने लगा। तो वो हंसने लगे, मन ही मन में लगे कि कैसा देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा मतलब लाद रहा है। मुरली उसने बोला, अपने मन में सोचा विजय बाबू ने कि सबको तो देता होगा ये ऐसे ही, लेकिन मुझे 2 पैसे की कह के ऐसे चला रहा है, सभी को 2-2 पैसे की दे के आया होगा, लेकिन यहाँ आके बोलता है कि सब पैसे तो 3-3 पैसे की हैं, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में, इसलिए ये मुझे उल्लू बना रहा है। तो फिर बोलते हैं विजय बाबू उसको कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में ही, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद दो कि एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, ये बात बोलकर विजय बाबू ने कहा। तो मुरली वाला एकदम से उदास होके बैठ गया, उदास हो गया उनकी बातें सुनते। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली ताकत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, ये कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, यानी कि जो खरीदने वाले जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि हमें ये सामान महंगा दिया है, आपको इनकी वैल्यू का कुछ पता नहीं है, दुकानदार मुझे लूट रहा है, ऐसा ही आप लोग सोचते हो। आप भला काहे को विश्वास करोगे, आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछी तो बाबूजी असली दाम तो 2 पैसा ही है, आप कहीं भी 2 पैसे में ही मुरली नहीं पा सकते हो, आप कहीं भी अगर किसी से भी आप मुरली लेना चाहोगे तो 2 पैसे में आपको नहीं मिलेगी। मैं तो पूरी 1000 मैंने मुरलियाँ बनवाई थी, 1000 मुरली मैंने बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में ये पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 दे दो, जल्दी से मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे भी रंग पसंद करते हैं, मुरली वाले उसी रंग की मुरली निकाल देता है। बच्चे जिस रंग की मुरली कहते थे, बच्चे उसी रंग की मुरली वाला उनको वैसी ही मुरली दे देता था। यह बड़ी अच्छी सुरीली है और बहुत ही अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही चाहिए, यह नारंगी रंग की। इस तरह से मुरली वाला उनको रंग बिरंगी सारी पैसे, उन रंग बिरंगी मुरलियाँ उनको दे देता है। पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए पहले से ही ये निकाल कर रखी है, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार ले आएंगे 2 अन्नी। 2 अन्नी मीन्स 2 पैसे, 2 अन्नी भी 2 ही पैसे बोला जाता है। तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया है ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने बता दिया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे हैं, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला सारी मुरलियाँ बेचकर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव में महसूस करना, उसने महसूस किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला, फेरी लगाने वाला, पहले मैंने आज तक ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। ऐसे घूम घूम के जो बच्चों के साथ में इतने प्यार से बातें करता है, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा कितना सस्ता करता है, बच्चों को सस्ते में मुरली दे के चला जाता है। तो अच्छा आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिर रहा है। पेट जो कराए सो थोड़ा, यानी कि भूख मिटाने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। अब ये देखो इतना अच्छा है और इतनी कम उम्र में इस तरह से
गांव गांव घर घर में घूम घूम के कैसे अपना पेट भरने के लिए ये मेहनत कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में उसको सुनाई पड़ा। तो रोहिणी जो है खड़ी हुई थी, चिक ये जो चिक है यानी कि पर्दा, इसके पीछे खड़े होके ये रोहिणी बातें सुन रही थी मुरली वाले की, और मुरली वाला बैठा हुआ था। तब वो रोहिणी इसके बारे में सोच रही थी। तभी उसके कानों में दूसरी गली में से फिर से वही आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कितना मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर उसकी बजाय मतलब उसके कानों में गूंजता रहा। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी जो है याददाश्त क्षीण होती चली गई, यानी कि रोहिणी की जो मन में मुरली वाले की जो आवाज़ें गूंज रही थी तो वो भी मतलब कम होता चला गया। क्षीण मीन्स धीरे धीरे वो कम होता, धुंधला सा होता चला गया। 8 महीने के बाद में फिर से सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ी हुई थी। ठीक है, अपने जो है नहा धोकर चढ़ी हुई थी। उसने अपने बाल खुले हुए थे, केसों को अपने बालों को सुखा रही थी। उस समय नीचे की गली में उसको एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस बार रोहिणी को जो आवाज़ सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, पहले क्या था वो खिलौने वाला, फिर आया वो मुरली वाला, अब कौन बन के आया है मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मीन्स वह जानती थी, जो स्वर मीन्स उसकी आवाज़ थी, मिठाई वाले की जो आवाज़ थी वो उसने एकदम से पहचान ली। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसकी वृद्धा दादी थी, यानी कि रोहिणी बच्चों की जो चुन्नू मुन्नू की दादी मकान के अंदर ही थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो उसने बोला, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, एक बार मिठाई वालों को अंदर कमरे में लाकर बिठाओ तो मैं उधर से कैसे आऊँ, कोई आता नहीं होगा, जरा हटकर मैं चिक की ओट में खड़ी रहूँगी, कि मैं चिक के पीछे जो है खड़ी हो जाऊँगी और आप उससे मिठाई ले लेना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार और बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती है। मिठाई मीन्स टॉफ़ियाँ बांटता था वो। टॉफ़ियाँ कैसी होती हैं, जल्दी नहीं घुलती। मुंह में टॉफ़ी अगर तुम लोग रख लोगे तो वो जल्दी नहीं घुलेगी। बच्चे बड़े चाव से चूसते रहते हैं, यानी कि टॉफ़ियों को चूसते रहते हैं। और इन गुणों के सिवाय ये खांसी को भी दूर करती हैं, है ना। अब बताओ कितनी दूँ? चटपटी दूँ, गोल, है ना, कैसी गोलियाँ मैं आपको दूँ? पैसे की 16, यानी कि 1 पैसे की 16, यानी कि 1 पैसे की 16 मैं देता हूँ। अब बताओ कितनी दूँ? दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, यानी कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। 25 मीन्स यानी कि 25 तो दो 1 पैसे में। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा, इतना ही काफ़ी है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, यानी कि वो टॉफ़ियों को गिनने लगा। 4 पैसे की बोला, रोहिणी ने लेने के लिए बोला कि 4 पैसे की ले लो दादी, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 ही नहीं सही तो 20 तो दे दो। दादी बोली कि तो 20 तो दे दो कम से कम। अरे हाँ, है ना, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता, तो आप 20 ही ले लो। कहते हुए दादी के पोपले मीन्स दादी के मुंह में दांत नहीं थे। जब मुंह में दांत नहीं होते तो बोलने में ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। तो दादी के मुंह में दांत नहीं थे, इसलिए पोपला मुंह बोला गया है। जरा सी मुस्कुराहट उनके मुंह से निकली, दादी मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस तरह शहर में और कभी आए या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले, यानी कथन में से चिक के पीछे खड़ी हुई जो रोहिणी ये बातें पूछ रही थी वो मिठाई वालों को सुनाई दे रही थी। तो दादी को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाला बोलता है कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए हो या कोई और चीज़ भी लेकर आए थे? मिठाई वाला एकदम खुश हो जाता है और संशय और विस्मय, यानी कि आश्चर्यजनक स्थिति उसके भावों में डूब जाता है। वो एकदम मतलब उसको कुछ याद आ जाती है, कुछ आश्चर्यचकित होता है, कुछ परेशान होता है, तो उन ऐसे भावों में वो डूब जाता है और बोलता है कि
इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी कि मतलब उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इससे और भी कुछ पूछूं। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने बोला, ये जो व्यवसाय तुम करते हो, ये जो जगह जगह खिलौने मिठाइयाँ बेचते घूमते रहते हो, इसमें तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला कि मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। यहाँ पर संतोष धीरज जो है और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह ही मैं चाहता हूँ। वो कहता है असीम सुख कभी न खत्म होने वाला जो सुख होता है ना, जो आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, वो मिलता है मुझे। बस खाने को मिल जाता है और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये खुशी मिलती है कि मैं इन बच्चों को ये सामान देकर जाता हूँ। सो कैसे? उसने बोला, वह कैसे? अब व्यर्थ इन बातों को क्यों चर्चा करूं? उसने बोला कि अब इन बातों की चर्चा करना ठीक नहीं है। तो एकदम से वो दुखी हो जाता है ये क्वेश्चन पूछने से। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। तुम्हारा ये है मिठाई, ये मैं तुम्हारी सारी मिठाई ले लूँगी, लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम उत्सुक हूँ कि मेरे अंदर जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये व्यवसाय कैसे करते हो। तो तब वो मिठाई वाला उनको बताता है, गंभीरता के साथ मिठाई वाला उनको बताना शुरू करता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मीन्स एक इज्जतदार और बहुत ही धनवान इंसान था। मकान, व्यवसाय, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, यानी कि मेरी पत्नी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी कि बाहर से बहुत ही मेरे पास में धन था। भीतरी सांसारिक सुख था, यानी कि आत्मसंतुष्टि थी। अंदर मेरे बच्चे सुख था, बहुत ही सांसारिक सुख भी था। सुंदर स्त्री थी। और इस तरह से वो अपनी सारी बातें, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव में सोने के जिंदा खिलौने। इतने सुंदर बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के हमारे घर में कोलाहल में शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, जिस तरह से अभी समय बदल रहा है, इसी तरह से ही उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में कि सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं है। दादी, मेरे प्राण नहीं निकलते। वो दादी को बोलता है मिठाई वाला कि मैं भी नहीं मरा, मेरे प्राण अपने आप नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हुआ हूँ कि वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। ऐसा लगता था उसको कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका कहीं तो जन्म हुआ होगा। इस तरह से मैं इन बच्चों में घुलता मिलता, वैसे तो मैं घुल के मर जाता, लेकिन जब मैंने ये व्यवसाय शुरू किया तो इस तरह से मुझे संतोष के साथ में मैं मरूंगा। इन बच्चों में मैं अपने बच्चों की छवि ढूंढता रहता हूँ कि मेरे बच्चे भी कहीं दोबारा से जन्म लेके इन्हीं के साथ में होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मुझे भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में कहीं उछल कूद कर हंस खेल रहे होंगे। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो मेरे पास में काफ़ी हैं। जो नहीं है वह यह है कि इस तरह उसी को मैं पा रहा हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसी समय जो है चुन्नू मुन्नू भी खेल के बाहर से आ गए, रोहिणी से लिपट गए और उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला बोलता है कि मुझसे ले लो। यह कहकर एकदम से उसने कागज की 2 पुड़ियाँ निकाली और उनको टॉफियों से भर दिया और चुन्नू मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे बाहर दादी अम्मा के पास में दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे मैं नहीं ले सकता। उसने बोला कि चुन्नू मुन्नू से इस बार मैं पैसे नहीं ले सकता। दादी माँ बोली, अरे अरे न, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक वो आगे चला पड़ा और उसी तरह से उसने बोलना शुरू कर दिया कि बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला। तो बच्चों, आपका यह अध्याय अब यही समाप्त होता है और भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित यह है कहानी जो आपको लर्न करनी है, अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, सुननी है और समझनी है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली बार देती हूँ।